टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बातचीत करने फिर आ गया हूं। तो चलिए बच्चों, कल की क्लास को, पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत। बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम नदी के फ्लो को, जो नदी का बहाव है, जो नदी के बहाव में गतिज ऊर्जा है, उस ऊर्जा को टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। इस सिस्टम को बनाने के लिए एक बहुत बड़े बांध बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें पानी इकट्ठा किया जा सके और फिर वहां से वो पानी कंट्रोल्ड वे में, रेगुलेटेड वे में गिराया जाए टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन जब घूमे तो उससे ऊर्जा उत्पन्न हो। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जल विद्युत ऐसी युक्ति है जिससे नदी के प्रवाह में स्थित गतिज ऊर्जा को अथवा बांध में स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा को टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत 1898 में दार्जिलिंग तथा 1902 में शिव समुद्रम में बनाई गई। जो कि एशिया की पहली जल विद्युत इकाई थी, जो कि एशिया की पहली जल विद्युत इकाई थी। वर्तमान समय में भारत विश्व में जल विद्युत उत्पादन के आधार पे 7वीं पायदान पे है, 7th लार्जेस्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। सेवेंथ लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, 7वें स्थान पे है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना है, जो कि लगभग 2400 मेगावाट 2400 मेगावाट वाट की है। टिहरी डैम 1978 में यहां से उत्पादन शुरू हुआ था। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आज जाके जरूर कर लीजिएगा। होमवर्क फॉर यू, जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं भारत के प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना है, कृष्णा नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा, इन सब पे बने डैम्स और रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो भी हैं, ये आपके साइंस टेक में नहीं आता लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं इंडिया में, और रिवर वाटर डिस्प्यूट, नदी जल विवाद,
इन दोनों को आप मैप पर दिखा लीजिए और उस मैप को अपने नोट्स के साथ अटैच कर लीजिए, आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आगे लिखिए जल विद्युत, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का अच्छा साधन है, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं बच्चों, जरा उसकी चर्चा करते हैं। पहला है टोपोग्राफी, ऐसी होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप वहां जल विद्युत उत्पादन करने के लिए अवस्थाएं बने। तो भारत में जो वेस्टर्न घाट है या फिर हिमालयन रिवर है, वो इस तरह की आइडियल स्थितियां प्रदान करते हैं। रिवर आपको जो है सतत चलने वाली रिवर चाहिए होंगी, तो ये जगह है जहां पे जल विद्युत उत्पादन हो सकता है। दूसरी बात है बच्चों की डैम बनाना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। तो डैम कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट, बांध बनाने में खर्च अत्यधिक है। अच्छा, जहां कहीं बांध बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आसपास के आप फॉरेस्ट एरिया को डुबा देंगे, गांव को डुबा देंगे, फिर वही सारी समस्याएं जो पहले चैलेंजेस आप देखे हैं उनको यहां जोड़ सकते हैं कि हैबिटेट लॉस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद रिहैबिलिटेशन के तीनों जो कंपोनेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये सारी चीज़ें देख करके एक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना एक महंगा खर्च है। इसका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, जिस दिन से निर्माण शुरू हो और जिस दिन से उत्पादन शुरू हो उसके बीच की अवधि बहुत ज़्यादा होती है, कई सालों में होती है। तो यद्यपि ये क्लीन एनर्जी सोर्स है, लेकिन इसकी लिमिटेशन इसको पीछे कर देती हैं। फिर भी इस पे सतत प्रयास चल रहे हैं और भारत भी विश्व के लीडिंग कंट्रीज में 7th पोजीशन है उसकी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में अग्रणी देश है वो उसमें चाइना है बच्चों, चाइना, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारी कंट्री हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में अग्रणी देश हैं। और इनके डैम भी कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। 3 गॉर्ज डैम जो चाइना का या विश्व का सबसे बड़ा डैम है, 3 गॉर्ज डैम इसका नाम ही है। यांगटीज रिवर, चाइना। 3 गॉर्ज डैम, यांगटीज रिवर, चाइना, जो 22.5 गीगावाट, जस्ट इमेजिन 22.5 गीगावाट, भारत में मेगावाट ही है, 22.5 गीगावाट का बिजली का उत्पादन करता है 3 गॉर्ज डैम, यांगटीज रिवर, चाइना। और अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ब्राजील का इतियापू, इताइपू डैम, और ये लगभग 14 गीगावाट, ये लगभग 14 गीगावाट पावर प्रोडक्शन करता है। पराना रिवर एक है ब्राजील में, पराना रिवर
वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें तो देख लीजिएगा, बड़ी स्पेशल रिवर है पराना, जो पराग्वे और ब्राजील की सीमा भी बनाती है। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ब्राजील और पराग्वे की बाउंड्री बनाती है, ये ब्राजील और पराग्वे की। तो पराना रिवर पे आपको इताइपू डैम है, ये आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। और गेस्टेशन पीरियड इसका अधिक है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको बनाना। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दें, नदी जल परियोजना और नदी घाटी परियोजना, दो परियोजनाएं आपके सामने हैं। नदी जल परियोजना और नदी घाटी परियोजना, इनमें अंतर क्या है? ये प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी में, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नदी जल परियोजना नाम से साफ है कि नदी के जल का उपयोग करके, नदी जल प्रवाह का उपयोग करके एक माइक्रो प्रोजेक्ट, अत्यंत छोटी इकाई बनाई जाए जिससे विद्युत उत्पादन हो, जो कि आसपास के गांव के जो सप्लाई है उसको पूरा कर सके। वो होगा नदी जल परियोजना, रिवर वाटर स्कीम माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए। और नदी घाटी परियोजना क्या है बच्चों? ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। दे आर लार्ज प्रोजेक्ट्स, बड़े डैम बनाए जाते हैं और कई सारे डैम बनाए जाते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट हैं ये। और कई सारे डैम बनाए जाते हैं और उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे मुख्य ग्रिड से उनकी उस ऊर्जा को जोड़ लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि नदी जल परियोजना और नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट और रिवर वाटर प्रोजेक्ट, दोनों अंतर है, इसका ध्यान रखिएगा। हाइड्रो पावर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो पावर है वो है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा। समुद्र में जो तरंगे आती हैं वो सतत आ रही होती हैं, उसकी जो गतिज ऊर्जा है अगर उसे हम किसी भांति परिवर्तित कर सकें विद्युत ऊर्जा में, तो हम तरंगों से भी ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। इसको तरंग में बदलने के लिए, इस तरंग को ऊर्जा में बदलने के लिए हाइड्रोलिक पंप का सहारा लिया जाता है बच्चों। हाइड्रोलिक पंप, जिसे किनारे पे, समुद्र के किनारे पे लगा दिया जाता है और इसमें जब तरंग टकराती है हाइड्रोलिक पंप से तो अंदर सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, जिससे पंप ऊपर की ओर गति करता है और जब तरंग जा रही होती है तो वो गति नीचे की ओर करता है, लेकिन उससे जुड़ा रोटर यूनिडायरेक्शनल गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। और दोबारा जब ये तरंग आती है तो इसमें फिर से वही गति होती है। तो इसके हाइड्रोलिक पंप के गति के कारण रोटर घूमना शुरू करता है और रोटर के घूमने से आपको पता है उससे जुड़ी टरबाइन है, टरबाइन घूमने लगती है और टरबाइन घूमने से विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है।
तो हाइड्रोलिक पंप आप यूं समझ लें कि तरंगों का आगमन हो और यहां से प्रेशर, एयर प्रेशर डेवलप हो, और इस एयर प्रेशर के कारण ये हाइड्रोलिक पंप जो रोटर से जुड़ा हुआ है ऊपर नीचे गति करना शुरू करे, तो ये रोटर घूमना शुरू करेगा। रोटर घूमेगा तो उससे ऊर्जा, जो तरंग ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकेगी। इससे भी हम काफी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां अनुकूल नहीं होती। कारण उसका है समंदर का शांत न होना। टर्बुलेंस आते रहते हैं, और भारत में भी एक त्रिवेंद्रम के पास एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, केरल के त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम जो कि सुनामी में नष्ट हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो चल भी रहे हैं, कुछ अभी फिर से इसको बनाया गया और चल रहा है, लेकिन तरंग गति से, समुद्र की तरंग से ऊर्जा उत्पादन बहुत नॉमिनल ही इंडिया कर पाता है। इसलिए इसको उतने मनोयोग से भारत सरकार इसके लिए आगे नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ, ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है। अगला बच्चों, समुद्र से ही जुड़ा एक और ऊर्जा का स्रोत है, उसे कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। सागर तापी ऊर्जा का कन्वर्जन। तापीय ऊर्जा सागर में कहां से आई? जरा सोचिए। जो अपर सरफेस है सागर का, ऊपर का जो सतह है सागर का, उसका तापमान अधिक होता है, और नीचे जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वहां तापमान कम होता जाता है। अगर ट्रॉपिक्स में हम देखें तो सतह का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और सतह से जब हम 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं वहां का तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लगभग आप 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको टेम्परेचर रेंज मिल जाता है। ये अंतर है, तापांतर। तो हम कोई ऐसा केमिकल उपयोग में लाते हैं बच्चों, जो कि जब वो ऊपर आए तो उसे ताप मिले, ताप मिलते ही वो वाष्प में परिवर्तित हो, और वाष्प में आपको पता है ऊर्जा होती है। उससे टरबाइन घुमाया जाए और उस वाष्प को नीचे भेज दिया जाए। नीचे जैसे ही उसे कम तापमान मिले वो द्रवित हो जाए। यही कन्वर्जन की साइकिल चलाई जाती है। एक चित्र के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। आइए एक चित्र बनाते हैं।
बच्चों ये एक ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन साइक्लर है, जिसको मैंने बनाने का पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रयास किया है। और इसमें हॉट सरफेस वाटर को वेपोराइजेशन चैम्बर में के आसपास डाला जाता है। इसमें वो सर्किल करता है और इस वेपोराइजेशन चैम्बर में अमोनिया होती है, अमोनिया गैस। और जैसे ही ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इस चैम्बर के आसपास सर्किल करता है, वहां का तापमान 25 डिग्री होता है, तो ये अमोनिया गैस में परिवर्तित होकर के ऊपर जाती है और इस चैम्बर में जहां की टरबाइन स्थित है, इस टरबाइन को घुमाती है और अमोनिया जो गैसियस अमोनिया है इस चैम्बर 2 जो कि कंडेंसेशन चैम्बर जिसको कहते हैं, इसमें आ जाती है। कंडेंसेशन चैम्बर में पहुंचते ही वहां की स्थिति बदली हुई है। वहां पे एक पाइप और लगा हुआ है जिसका कनेक्शन डीप ओशन से होता है, जहां पे ठंडा पानी है। वो ठंडा पानी इस कंडेंसेशन चैम्बर के आसपास लाया जाता है और कंडेंसेशन चैम्बर के तापमान को घटा देता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इस तापमान पे ये अमोनिया द्रवित हो जाती है और द्रव लिक्विड अमोनिया के रूप में पाइप में बहते हुए फिर से वेपोराइजेशन चैम्बर में पहुंचती है। और वेपोराइजेशन चैम्बर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कंडेंसेशन चैम्बर का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को उपयोग में ला करके ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का हम प्लांट बना सकते हैं और इस तरह के प्लांट बने भी हुए हैं। लेकिन चैलेंजेस ठीक वैसे ही हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबी पाइप आप ओशन के डीप ओशन में डाल रहे हो, कितने दिन संभलेगा, उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसको चैलेंजिंग बनाती हैं। और ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन भी बहुत वायबल नहीं है, लेकिन एक एनर्जी का सोर्स भी मतलब रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक। ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक। इस प्रक्रिया में सागर के सतह के तापमान और सागर की गहराई के तापमान के अंतर को उपयोग में लाकर विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। इसमें एक साइक्लर का निर्माण किया जाता है, एक चक्रीय व्यवस्था, लिख लीजिए। इसमें एक चक्रीय व्यवस्था का निर्माण किया जाता है जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं। एक प्रकोष्ठ को वाष्पीकरण प्रकोष्ठ कहा जाता है, वेपोराइजेशन चैम्बर, जिसका सीधा संबंध सागर के सतही गर्म जल से होता है, तथा दूसरे प्रकोष्ठ को संघनन प्रकोष्ठ कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध गहरे ठंडे जल से होता है। पूरे चक्रीय प्रक्रम में एक टरबाइन भी होती है जो कि वाष्प द्वारा चलाई जाती है, एक मिनट यहां आपका ध्यान चाहूंगा। क्या इसमें पानी उपयोग में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पानी इतने कम तापमान पे द्रव और गैस में परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसा लिक्विड लाया जाए जो ऐसा हो सके, उसके लिए अमोनिया सबसे मुफीद है। तो यहाँ पे आप आगे लिखिए,
इस प्रक्रिया को चलाने के लिए द्रवित अमोनिया का उपयोग किया जाता है या अमोनिया का उपयोग किया जाता है, जो वाष्पन प्रकोष्ठ में गर्म होके गैस के रूप में टरबाइन तक पहुंचती है और टरबाइन को घुमाती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। टरबाइन को घुमाती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा संघनन प्रकोष्ठ में एकत्रित होने लगती है। संघनन प्रकोष्ठ का तापमान कम होता है, जिससे वह अमोनिया द्रवित हो जाती है और द्रव के रूप में बहते हुए वाष्पन प्रकोष्ठ तक पहुंचती है। यह प्रक्रिया स्वतः होने लगती है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यह प्रक्रिया स्वतः होने लगती है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसे ओटेक भी कहा जाता है। इसे ओटेक भी कहा जाता है। भारत में लक्षद्वीप में एक ओटेक प्लांट हुआ करता था, जो अभी फिलहाल बंद है। अंडमान निकोबार में भी एक पायलट प्रोजेक्ट ओटेक प्लांट का स्थित है। अंडमान और निकोबार में ओटेक प्लांट प्रोजेक्ट स्थित है। ये हुआ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के बाद जो अगला ऊर्जा स्रोत है बच्चों, वो है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो गर्म होती हैं। उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिससे उनसे सतत कन्वेक्शनल करंट निकलती रहती है। ये स्थिति जहां भी पाई जाती है, वहां के आसपास गर्मी होती है और इस गर्मी को हम गीजर के रूप में, गर्म पानी के झरनों के रूप में देख सकते हैं। वहां लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी गर्म होता है। तो उस ऊर्जा को हम उपयोग में ला सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। और भारत में लगभग 10,000 मेगावाट का जियोथर्मल प्रोडक्शन उपलब्ध है। भारत में लगभग 10,000 मेगावाट की शक्ति का उत्पादन संभव है, अगर हम जो 300 से ऊपर गर्म पानी या गर्म स्रोत इस तरह के आइडेंटिफाई हुए उसको हम उपयोग में ला सकें। तो इसको उपयोग में लाना इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल ऊर्जा, इसके बारे में लिख लीजिए कि पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा ऊर्जा का एक सतत स्रोत हो सकती है। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा ऊर्जा का एक सतत स्रोत हो सकती है। यह ऊष्मा कुछ चट्टानें जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से युक्त होती हैं, कुछ चट्टानें जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से युक्त होती हैं से निकलती है। इन्हें हॉट रॉक भी कहते हैं। हिंदी में भी यही लिखिएगा, हॉट रॉक। इन्हें हॉट रॉक भी कहते हैं। इन्हें हॉट रॉक भी
कहते हैं। भारत में 10,000 मेगावाट क्षमता उत्पादन का, भारत में 10,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का पोटेंशियल स्थित है, यानी जियोथर्मल एनर्जी से हम 10,000 मेगावाट क्षमता तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत में 7 जियोथर्मल प्रोविंस हैं, प्रदेश हैं। भारत में 7 भूतापीय प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं लिख लीजिए नाम। हिमालय, पश्चिमी घाट, कैम्बे, सोन, नर्मदा, तापी, शॉर्ट में इसे सोनाटा लिख लीजिए, सोनाटा, गोदावरी, सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी एंड महानदी। ये ऐसे प्रदेश हैं जहां से जियोथर्मल एनर्जी निकल सकती है। हिमालय, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट, सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी। इन प्रदेशों से लगभग 340 ऐसी जगहें आइडेंटिफाई हुई हैं जहां से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। हो सकती है, लेकिन अभी है कहां? तो ताता पानी, पुग्गा वैली, पुग्गा घाटी, पुग्गा वैली, तातापानी और मणिकरण। मणिकरण, पुग्गा वैली जम्मू कश्मीर में है बच्चों, लिख लीजिएगा। मणिकरण हिमाचल में और तातापानी भी हिमाचल प्रदेश में। यहां पे जियोथर्मल पावर प्लांट स्थित है, छोटे हैं लेकिन स्थित हैं। और बाकी जो 340 प्लेसेस हैं पैन इंडिया, जो 7 प्रदेश हैं आपको, वो आपको मैंने लिखा दिए। आप चाहें तो इसे मैप पे अपने सजा सकते हैं, तो ये आपको काम आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जियोथर्मल एनर्जी के बाद और कौन सी एनर्जी बचती है? बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी को अगर हम डिवाइड करें तो जो फॉरेस्ट फ्यूल है, जो फॉरेस्ट से मिलने वाली लकड़ियां हैं या जो कंडे हैं जिसको गांव में उपयोग में लाया जाता है, वो भी बायोमास एनर्जी के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन आपने गोबर गैस के बारे में सुना होगा। गोबर गैस प्लांट, इसका जो इन्वेंशन का जो किया था वो मिस्टर एसबी देसाई थे। 50s में मेरे ख्याल से इन्होंने ये इन्वेंशन किया था, एसबी देसाई। और IARI
IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, न्यू दिल्ली। एसबी देसाई साहब ने गोबर गैस प्लांट किस तरह बनने चाहिए, आपको पता है गोबर गैस में गोबर को फर्मेंटेशन से मीथेन प्रोड्यूस की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो वो जो मीथेन गैस होती है वो ज्वलनशील होती है और एसबी देसाई ने इसको पहली बार बनाया भारत में, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में निर्माण किया था 1942 के आसपास, 1942। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, देख लीजिएगा। गांधी जी ने कुछ किया था, क्या किया था आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं और इसके बहुत बड़ा स्कोप भी है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा और ये पॉइंट नोट कर लीजिए। गोबर गैस, इसमें होता क्या है बच्चों, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टैंक में इकट्ठी होती है। और इकट्ठी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन के कारण। किण्वन, फर्मेंटेशन के कारण। क्या फर्मेंटेशन होता है? कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिसइंटीग्रेट किया जाता है, अपने कंस्टिट्यूएंट में तोड़ा जाता है, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये प्राचीन काल से ये गुण हम लोग सीख करके आगे चलते हैं और इसका उपयोग हम अभी बायोडीजल, बायोफ्यूल में देखेंगे, फर्मेंटेशन का ही उपयोग। तो फिलहाल गोबर गैस में भी फर्मेंटेशन होता है। पूछा हुआ प्रश्न है कि गोबर गैस में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो दैट इज फर्मेंटेशन, किण्वन। किसके द्वारा होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, वायरस मत लिख देना, बैक्टीरिया और फंजाई, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन प्रक्रिया क्या है बच्चों, इसको भी आप जान लीजिए। फर्मेंटेशन ऑर्गेनिक पदार्थ का अपने छोटे छोटे एलिमेंटल फॉर्म में टूटना, या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल शर्करा, जैसे कि स्टार्च या फिर सुक्रोज या फिर सेलुलोज, ये क्या है? शर्करा है। दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। और इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक्ट करता है तो इनको इनके छोटे भागों में तोड़ देता है। और आपको पता है, आपने सुक्रोज से एसिटिक एसिड बनते देखा है, जिसको आप विनेगर कहते हैं, सिरका, एसिटिक एसिड। आपने सुक्रोज से अल्कोहल बनते देखा है, दोनों मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों, ये फर्मेंटेशन से बनता है बच्चों। जो शराब पी जाती है अथवा जो स्पिरिट लगाई जाती है वो फर्मेंटेशन की विधि से ही बनाई जाती है। तो बिवरेजेस इंडस्ट्री का जो मेन बैकबोन है वो है फर्मेंटेशन। तो आप लिख लीजिए फर्मेंटेशन। पहले लिखिए बायोमास एनर्जी। बायोमास ऊर्जा को लकड़ी की भूसी, चिप्स, कंडे इत्यादि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इत्यादि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
ये बायोमास एनर्जी क्या है कि जो जीव द्रव्य है उसके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसके कई तरीके मैं बता रहा हूं। एक तो हो गया कि कंडे, लकड़ी, भूसी, इनको सीधे सीधे जलाया और आपने एनर्जी प्राप्त कर ली। आगे इसका उपयोग भी बताऊंगा। जो एनसीआर रीजन में आप पराली या स्टबल बर्निंग की जो घटना सुनते हैं, उसको दूर करने के लिए बायोमास एनर्जी को अगर इंटीग्रेट कर लिया जाए उन किसानों के साथ, तो वो जो पराली जला देते हैं उसका उपयोग हम थर्मल पावर प्लांट में पिलेट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक जरिया भी हो सकता है। तो इसको हम लोग जब स्टबल बर्निंग वाली बात करेंगे उसमें लिख लेंगे। फिलहाल यहाँ लिखिए, गोबर गैस प्लांट आविष्कार एसबी देसाई, IARI 1942, जिसमें किण्वन प्रक्रिया द्वारा गोबर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे लिखिए, किण्वन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक। जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया तथा फंजाई, कवक, उल्टा सीधा एक समान, जिसमें कि बैक्टीरिया, जीवाणु तथा कवक भाग लेते हैं और कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उनके अवयवों में विभाजित करते हैं। आगे लिखिए, फर्मेंटेशन या किण्वन प्राचीन काल से चली आ रही प्रक्रिया है, जिसका उपयोग मनुष्य सिरका, सोमरस यानी कि शराब बनाने में सदियों से कर रहा है। लिख लीजिए, अल्कोहल इंडस्ट्री और बहुत सारी चीजें बनती हैं। फर्मेंटेशन के उपयोग से ही बायोफ्यूल, जैव ईंधन बनता है। फर्मेंटेशन के उपयोग से ही, फर्मेंटेशन के उपयोग से कहना गलत होगा, क्या लिखें, फर्मेंटेशन से जैव ईंधन बनता है। ये प्रक्रिया है। ये बात हुई बायोमास की बच्चों। बायोमास से ऊर्जा के उत्पादन की, जिसमें हम लोगों ने फर्मेंटेशन देखा। अब बात आती है बायोफ्यूल की, जैव ईंधन की। और जैव ईंधन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे प्लांट स्पीसीज हैं, जिससे आप, ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया वही रहेगी जिससे कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ मिलता है और उस पदार्थ को फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है और उस अल्कोहल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है। लगभग 5 से 10% अल्कोहल पेट्रोल के साथ ब्लेंड होता है और ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। अल्कोहल ब्लेंडिंग क्यों शुरू हुई? पहले आपको पता है अल्कोहल डालने से जो नॉकिंग की प्रक्रिया होती है वो कम होती है। पहले टेट्राएथिल लेड डालते थे। टेट्राएथिल लेड से जब लेड निकला
ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, और उसे जब डिस्क्राइब किया गया, उसको एनालाइज किया गया, तो पाया गया कि उससे बहुत सारी बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिजीज भी, वेरियस ऑर्गन फेल्योर, और यहाँ तक कि वो कार्सिनोजन भी होता है। कार्सिनोजेनिक यानी कि उससे कैंसर भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखा गया तो हुआ कि कुछ और पेट्रोल में ऐड किया जाए जो इसकी नॉकिंग को भी कम करे और इसकी इफ़िशियंसी को भी बढ़ा दे, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में इस तरह के जो हानिकारक तत्व हैं उनको निकलने से भी रोके। तो इस समाधान के लिए अल्कोहल को पेट्रोल में ब्लेंड करने की बात चली, और आज की डेट में सीसा रहित पेट्रोल आपको मिलता है जिसमें अल्कोहल ब्लेंड होता है, और ये लगभग 5 से 10% अल्कोहल, 5 to 10% अल्कोहल मिलाया जाता है पेट्रोल में, और फिर ये पेट्रोल आपको पेट्रोल टैंक से मिलता है जिसे आप उपभोग में लाते हैं। जहां तक कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें पेट्रोल और एथेनॉल की, तो 1 लीटर एथेनॉल जो होता है, 1 लीटर एथेनॉल C2H5OH इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए। वो 2/3 लीटर पेट्रोल के बराबर ऊष्मा निर्मुक्त करता है या ऊर्जा निर्मुक्त करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें, जब इतनी ब्लेंडिंग हो जाएगी बच्चों, तो इतनी ब्लेंडिंग होने से जो पेट्रोल का कंबस्शन था, फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन था, वो कम होगा। अब जरा सोचिए इसके प्रभाव। एक जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट से उम्मीद की जाती है कि इसके प्रभाव की एनालिसिस जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट बायोफ्यूल। हम लोग जैव ईंधन पढ़ रहे हैं, और जैव ईंधन में हमने देखा है एथेनॉल प्रोडक्शन। एथेनॉल का उत्पादन। एथेनॉल क्या है बच्चों? C2H5OH एथेनॉल है इसका उत्पादन। और हमने ये देखा कि एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिला करके बेचा जाने लगा, जिससे पहला तो हमने आपको बताया कि जो लेड निकलता था उससे क्या क्या समस्याएं थी, आप वो पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात कि इतना एथेनॉल आपने प्रोड्यूस किया बायोफ्यूल के थ्रू। हम अभी देखेंगे कैसे कैसे एथेनॉल प्रोडक्शन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये स्टेप वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एथेनॉल प्रोडक्शन हुआ और कौन कौन से उसमें फूड स्टॉक थे जिससे एथेनॉल प्रोडक्शन हुआ और आज क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले जरा इससे फायदे क्या थे इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 से 10% अल्कोहल के ब्लेंड होने से 5 से 10% पेट्रोल का खर्च कम हुआ। 10% पेट्रोल का खर्च कम हुआ एथेनॉल प्रोडक्शन से। और एथेनॉल प्रोडक्शन आप इंडिजिनसली यानी अपने देश में कर सकते हैं, भारत में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहला तो इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में क्या हुआ? प्रदूषण कम हुआ, लेस पॉल्यूशन। जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो, चूंकि कम पेट्रोल जलेगा तो वो भी कम होंगी। तो इमिशन, ऑटोमोबाइल इमिशन कम हुआ। ऑटोमोबाइल इमिशन कम हुआ तो पोल्यूशन कम हुआ। अगला है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। वो कम हुआ। कंजम्पशन अगर पेट्रोल कम हो गया
तो आपको नहीं लगता कि आपने एनर्जी कंजर्व की? एनर्जी कंजर्वेशन, एक एक चीज को रिलेट करके पढ़िए बच्चों, क्योंकि इतने इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद नहीं कर सकते। हर बात को जब आप रिलेट करके पढ़ते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है और आप उसे लिख सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, 10% एनर्जी तो बचाई। कौन सी एनर्जी? फॉसिल फ्यूल वाली। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, कंजम्पशन पेट्रोल का कम कर लिया आपने। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अब बात आती है यहीं पे यूपीएससी आपसे एक्स्ट्रा चाहता है, इतना सभी लिखेंगे, सबकी जानकारी होगी। क्या आप इसे इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 10% अगर पेट्रोल कम यूज होगा तो 10% पेट्रोल का आयात भी तो कम हुआ, जो आप बाहर से मंगाते हैं, जो आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑफ ऑयल, वो भी तो रिड्यूस हुआ। ठीक है बच्चों, ऑयल का इंपोर्ट रिड्यूस हुआ तो आपको नहीं लगता जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये इकोनॉमी के टर्म है, आपको इकोनॉमी के क्लास में पढ़ाई जाएंगी या पढ़ा दी गई होंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट बिल कम होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा, मतलब हम बाहर से जो भी हमारा खर्च हो रहा है वो कम होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के फेवर में होगा। और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के फेवर में होगा तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा तो हमारी इकॉनमी और अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये पर्सपेक्टिव लेकर के आपको यूपीएससी में चलना है। जनरल साइंस प्रीलिम्स तक जाता है, आपका साथ देता है, लेकिन मेंस के लिए आपको इस तरह की एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो उपभोग जो एथेनॉल का है उससे आपकी इकॉनमी कैसे सुधर रही है, उससे आपका एनवायरनमेंट कैसे सुधर रहा है, उससे आपकी सोसाइटी कैसे सुधर रही है। तो अभी तक हम लोग एनवायरनमेंट और इकॉनमी की बात कर लिए, अब जरा सोसाइटी पे आते हैं बच्चों। एथेनॉल प्रोडक्शन, इसको अकेले तो आप करेंगे नहीं, या मोदी जी भी नहीं कर पाएंगे अकेले। इसके लिए आपको चाहिए होगा मैन पावर। यू नीड मैन पावर। ठीक है बच्चों, मैन पावर की भारत में कमी नहीं है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जबरदस्त है। यहां पे यूथफुल स्टेज में सबसे ज्यादा लोग, विश्व के सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। अगर हम उसे प्रॉपर चैनलाइज कर लें तो हम अपनी इकॉनमी को बहुत तेजी दे सकते हैं। अब जरा देखिए, मैन पावर हमारे पास है, हमारे पास लैंड भी है और ऐसी लैंड भी है जो बैरन है, और जहां पे किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो क्या हम एथेनॉल प्रोडक्शन का जो कुछ भी कंपोनेंट है ऐसे क्षेत्रों में प्लान कर सकते हैं ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले और उनको पैसा मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे, जीवन प्रत्याशा सुधरे? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इथेनॉल प्रोडक्शन अगर सोसाइटी के टर्म में देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक जरिया है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये आपका फ्रेम है जो आप कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं। अब जरा चलिए इथेनॉल प्रोडक्शन करते कैसे हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसके क्या निटी-ग्रिटीज हैं, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। एथेनॉल प्रोडक्शन या बायो फ्यूल, ये दोनों के टर्म में चलेगा जो भी डिस्कशन यहां होगा, एथेनॉल प्रोडक्शन और बायोफ्यूल के टर्म में, क्योंकि और बायोडीजल भी है इसमें, बायोफ्यूल
that include biodiesel also. बायोडीजल। तो जब हम एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको 4 जनरेशन में बांटा गया है बच्चों। 4 जनरेशन में बांटने का कारण ये था कि जो पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी, चौथी और 5वीं जनरेशन भी आ गई है, मुख्यतः 4 जनरेशन में इसे बांटा गया है। इन्हें बांटने का कारण था इनका जो फूड स्टॉक यूज होता है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, एथेनॉल के उत्पादन के लिए, उसके आधार पे, तकनीकी के विकास के आधार पे इनको ध्यान में रख के 4 भागों में बांट दिया गया है। चलिए आइए एक एक जनरेशन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। इसमें क्या हुआ था बच्चों, इसमें जो फूड स्टॉक लिया गया था, फूड स्टॉक एक बार आप समझ लीजिए क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा। फूड स्टॉक उस ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं जिसको फर्मेंटेशन की विधि से तोड़ करके जो हमारा इच्छित या जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस पदार्थ को बनाना चाहते हैं, उसमें तोड़ा जा सके। तो फूड स्टॉक हमेशा उसी को कहेंगे जो ऑर्गेनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है। और मोस्टली ये जो होता है बच्चों वो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिक साइंस में आप इससे परिचित होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, गैलेक्टोज इत्यादि। हमारे डीएनए और आरएनए में भी कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको देखेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली दे आर कार्बोहाइड्रेट। इसको फर्मेंटेशन कराते हैं और इससे बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फूड स्टॉक आप समझ गए होंगे, तो इसको लिख भी लीजिए। इससे पहले का जो डिस्कशन था उसको वो लिखना इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। बायोफ्यूल जैव ईंधन, जैव ईंधन इसको समझ लीजिए, फिर इसे लिखा देंगे क्योंकि समय भी हो रहा है, या फिर अगली क्लास में इस बायोफ्यूल पे पूरा डिक्टेशन आपका आएगा। तो 1 घंटे होने जा रहे हैं, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आप फूड स्टॉक तक समझ गए हैं। अगली वीडियो में फूड स्टॉक से हम लोग आगे चलेंगे और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की बात करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।